हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भट्ट क्लासेस में। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज हम टॉप 100 विज्ञान विषय की देंगे। तो ये टॉप 100 जो बनाई गई है ये बहुकल्पीय प्रश्नों की है। और इसमें से आप अगर इस पूरे टॉप 100 श्रृंखला को आप पढ़ लेते हैं तो आपके विज्ञान विषय में जो है 20 नंबर जो ऑप्शनल जो आपको एमआर शीट में फिल करना है वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अक्रिया किस प्रकार की है। ये हमको जो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ये रिएक्शन किस प्रकार की है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, लोहे को विस्थापित कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है। तो इसलिए रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ये रिएक्शन आपकी विस्थापन अक्रिया हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। अब अगला कौन सा है, रासायनिक समीकरण बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है और उसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो कहा गया कि ये कौन सी क्रिया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब बेरियम क्लोराइड मिलता है तो हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है जो गैसियस फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक जो फॉर्म होता है मतलब जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, जो बेरियम क्लोराइड है जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसका रंग उड़ जाता है और हमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है पाउडर के रूप में। तो इसलिए ये क्रिया कैसी हो जाती है, ऐसी अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कह देते हैं। क्या कह देंगे, अवक्षेपण अपक्रिया। इसी प्रकार से निम्न एक अगली दी गई है, निम्न समीकरण के लिए जल का क्या कार्य है। जल इसमें किस प्रकार की, ये आपका लोहा है, आयरन है, आयरन के साथ में जब जल मिला देते हैं तो हमें क्या आयरन ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और जल अलग मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जल क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जल क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आकर के इसके साथ जुड़ रहा है इसलिए यहाँ पर देखो, इसको ध्यान समझिए। देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपको ये समझना है यहाँ पर कि जल ऑक्सीजन, हमने देखो शुरुआत में जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब किसी भी तत्व या एलिमेंट के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसे उपचयन कहते हैं। और जब हाइड्रोजन का योग होता है तो वहाँ पर जो है अपचयन क्रिया होती है। तो जो तत्व ऑक्सीकरण के लिए उत्तरदायी होता है एक्चुअल में वो अपचायक होता है और जो अपचयन के लिए उत्तरदायी होता है वो आपका जो है उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3Fe जो है जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जब यहाँ पर ये जो 3Fe रिएक्शन है ये किसके साथ कर रही है, जो 3Fe रिएक्शन है वो जल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जल क्या हो रहा है, जल इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, एक्चुअल में इसका अपचयन हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो जल होगा यहाँ पर उपचायक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसको इसमें ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, तो ये तत्व ही तो इसको ऑक्सीकरण के लिए उत्तरदायी है, इसलिए ये इसमें क्या हो जाएगा, उपचायक या ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऊष्मा शोषी क्रिया क्या है इसमें बताना है। चौथे में क्या कहना है आपको, ऊष्मा शोषी क्रिया बताना है कि कौन सी क्रिया जो है ऊष्मा शोषी है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, दूसरी है H2I2 प्लस 2HI, जो दूसरी होती है कार्बन प्लस C प्लस O2 गिव्स आउट CO2 और चौथी है S प्लस O2 गिव्स आउट SO2। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो जो N2 और O2 है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करती हैं तो हमें नाइट्रिक गैस प्राप्त होती है। लेकिन ये दोनों तब क्रिया करेंगी जब हम 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है जब हम देंगे, 43.2 किलो कैलोरी इन दोनों रिएक्शन को करने के लिए हमें अलग से देनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ऊष्मा शोषी में चूंकि हम अक्रिया दे रहे हैं ऊर्जा, इसलिए कैसी क्रिया हो जाएगी, ये ऊष्मा शोषी क्रिया हो जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। और जैसे ये क्या है, इसमें ऊर्जा निकलती है, कार्बन को जलाने पर उसमें ऊर्जा निकलती है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया हो जाएगी। मतलब जहां पर ऊर्जा निकलती है वो ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होती है और जहां पर ऊर्जा को देना पड़ता है
तो वहाँ पर कौन सी होती है अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगी। यह प्रकाशीय अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ये प्रकाशीय अपक्रिया है। ठीक, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हमने आपको पीएच पैमाना बताया था, उसमें बताया था कि अम्लीय विलयन का हमेशा पीएच मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 7 से कम होता है। तो इसमें 0 तो बड़ा था ही नहीं, केवल 7 से कम है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम होता है। अगला कहा गया, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आप एक चीज जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ध्यान समझिएगा, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जब इसका हम वियोजन करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस में टूटता है और सल्फेट माइनस माइनस आयन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो इस कंडीशन में आप देखे थे कि हाइड्रोजन 2 भागों में टूट रहा है। किस भाग में टूट रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या वो कितनी हो जाएगी, मतलब हमें 2 हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में एक नहीं आगे। अगले में कहा गया, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हमने आपको एक चीज कई बार बताई थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो वायु में जाती है वायुमंडल में, तो वो सल्फर और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इंटर में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे केवल जा लेना है, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ओजोन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अपघटन कारण प्राप्त होती है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में प्राप्त हो जाती है। और जब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या मिल रहा है, हमें एक अम्ल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अब आगे देखते हैं, एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो एस्टिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है, एस्टिक अम्ल को आप जानते हैं कि एस्टिक अम्ल क्या होता है आपका, CH3COOH। तो ये किस, इसको हम वियोजित करेंगे तो CH3COO माइनस में एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। तो क्षारकता, अम्ल की क्षारकता उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, केवल एक ही हाइड्रोजन आयन था, इसलिए स्टिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। क्षारीय विलयन का पीएच मान, जैसे अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो और शुद्ध जल का जो पीएच मान 7 होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अम्लीय वर्षा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है, जो कि अम्लीय वर्षा है, तो सदैव 7 से कम होगा। तो उसमें ऑप्शन सदैव आपका यही सही होगा। एक बार याद रखना, अम्लीय वर्षा है, अम्ल है, तो हमेशा ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ज्यादा है। ये दोनों छाड़, 2 ऑप्शन तो इसे गलत हो गए। अब इन दोनों में ध्यान है, क्योंकि अम्लीय वर्षा उसके सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ज्यादा शांत होता है। तो इस कंडीशन में अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.2 होता है। और शुद्ध जल का, ये कई बार पूछा गया, ऐसा कोई सन नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो NaSCO3 होता है। क्या होता है, तो जब NaSCO3 को हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ऊपर की ओर निकल जाती है। क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या होगी, ऊपर की ओर निकल जाती है। तो इसलिए इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगले में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप प्रक्रिया कर लेती है। तो देखिए, इसमें जो हमारी आवर्त सारणी, उसमें जो सबसे पहली जो धातु होती है जो एक्टिव है वो सोडियम होती है। ये सामान्य ताप पर ही क्या कर लेती है, जो है क्या होती है, धातुओं से क्रिया कर लेती है। धातु जो है जल के साथ क्रिया कर लेती है। ये बहुत मुलायम भी होती है सोडियम, इसलिए इसको हम चाकू से काट भी सकते हैं। ठीक, अधातु, अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमें अधातु बताना कि अधातु इन 4 पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और सोडियम में से कौन सी अधातु है। तो देखिए, को जितनी भी गैसें हैं
जितनी भी गैसें हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब अधातु होती हैं। तो फ्लोरीन क्या है, एक गैस होती है, इसलिए ये क्या है, अधातु हो जाएगी। अगले में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का टोट CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। PO4 के ऊपर डबल माइन जो फास्फेट आयन होता है वो PO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं और कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होते हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला बनता है CA3PO4 का होल ट्वाइस हो जाता है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन का, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है। कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है, तो ये जो जिंक होता है, क्या होता है, ये जो जिंक हमारी धातु एक ऐसी धातु है जिसके ऊपर अगर हम कोई ठंडा तनु अम्ल डाल देंगे तो ये चूंकि बहुत अक्रियाशील होता है, सक्रियता श्रेणी में आप पढ़े हो, तो सक्रियता श्रेणी में ये क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, अन्य सभी क्या है, नीचे होते हैं। तो इसलिए ये क्या कर देती है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। सक्रियता श्रेणी का नियम है कि जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उनके बने लवण के विलयन या अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। तो इसलिए जिंक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको याद भी करवाया था, लिखबा सरकाना मग अलमंजन सियार फेसड निशन, याद करवाए थे नहीं करवाए थे। अब आगे, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है। तो देखिए एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना जो वो आयनोडिंग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर धन आवेश होता है, क्या होता है, धन आवेश होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर ऋण जो ऑक्सीजन जो ऋण परत है भाई, चूंकि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है, क्या होता है, तो ऑक्सीजन की ऋण प्लेट आकर के एनोड की सतह पर जो एल्यूमिनियम जहां पर होता है उसके ऊपर चिपकने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, एनोडिंग कह देते हैं। ठीक। अगले में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो मैंने बताया था सक्रियता श्रेणी में जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है वो धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। तो मैग्नीशियम क्या है, ऊपर है, आयरन क्या है, ये भी ऊपर है, जिंक क्या है, ये भी ऊपर है, लेकिन कापर क्या होता है, ये हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए कापर क्या होगा, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगला देखिए, एथिल एल्कोहल का आईपीएसटी नाम क्या होगा। तो एथिल एल्कोहल को हमने बताया था कि एथिल एल्कोहल का क्या फार्मूला होता है, आपने अभी करवाए आईपीएसटी में, जल्दी है, CH3CH2OH होता है। क्या होता है, CH3CH2OH होता है। तो इसमें देखो कितने कार्बन, दो कार्बन होने पर क्या होता था, एथ होता था, एथेन। एल्केन ग्रुप के अकॉर्डिंग एथेन होता था, क्योंकि एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, एथेन में क्या जोड़ देंगे, आल अन्न जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एथिल एल्कोहल का जो है आईपीएसटी नामकरण क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। एथिल अल्कोहल का आईपीएसटी नामकरण क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु की संयुक्ता हमने बताया था कि कार्बन के जो बाह्य कोश होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, और संयुक्ता यही होती है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जिसको संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, संयुक्ता कह देते हैं। क्योंकि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयुक्ता कितनी होती, 4 होती है। ये इसीलिए अद्वितीय तत्व है, और इसी चूंकि 4 होती तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ये साझा ज़्यादातर करता है, इसलिए सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला बनाता है ये कार्बन। ये इसका द्वितीय जो है गुण है। अगले में क्या कहा गया है, प्रोपेनल क्या है, प्रोपेनल। अब देखिए यहाँ पर प्रोपेनल, अब अल आ रहा है, अल मतलब एल्डिहाइड समूह का तत्व है। तो उसका एल्डिहाइड समूह का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, RCHO। क्या बताया था हमने आपको, RCHO क्या बताया था, RCHO बताया था। और RCHO, अगर RCHO आप नहीं जानते हैं तो ये R यहाँ पर क्या था, CnH2n+1 और CHO, ये हमने आपको बताया था, CnH2n+1 CHO ये बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो CH3 ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कार्बोक्सिल अम्ल में चला जाएगा। CO कहाँ गया, C2H5OH, ये हो गया एल्कोहल श्रेणी में। C3H6O, इसको भी देखिए, तो C3H6 CnH2nO, ये भी नहीं हो सकता है। अगले में जाएंगे, इसमें देखिए CnH2n CHO। अब देखो ध्यान से, अगर इस C4H8 को हम तोड़ते हैं, C4H8O को तोड़ लो, तो इसको तो हम ये भी ले सकते हैं ना, C3H5 और CHO। अब ध्यान से देखिएगा, C3H7 CHO, तो देखो
3 1 4, 4 कार्बन भी है, हाइड्रोजन 8 है, तो 7 और एक यहाँ 8 ये भी दिया गया और ऑक्सीजन भी है। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि C3H7CHO जहाँ पे ये क्या है, R है, ये क्या है, एल्किल समूह है, और ये क्या है, एल्डिहाइड समूह इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसलिए R का मान C3H7 हो रहा है, इसलिए इसका IUPAC जो सही जो नामनक्लेचर हो जाएगा, वो संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, C4H8O हो जाएगा। यही प्रोपेनल का सूत्र होता है, एल्डिहाइड श्रेणी का तत्व है। अगले में कहा गया कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। तो कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वो कहलाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि वे श्रेणी के तत्व जो RCO ऐसे RC डबल बॉन्ड O R डैश जो ऐसी श्रृंखला की यौगिक बनाते हैं वो कीटोन श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। किस श्रेणी कहलाते हैं, तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें तो COOH आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। ये क्या आ रहा है, ये भी एस्टिक अम्ल का है, मतलब उसमें जा रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में फार्मिक एसिड है ये। और ये क्या है, OH मतलब एल्कोहल श्रेणी का है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक R है, और ये भी क्या है, एक R है, मतलब एल्किल समूह, बीच में CO जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये क्या बना रहा है, एक कीटोन श्रेणी का तत्व है। तो इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह का उदाहरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब अगले में कहा गया है विकर्ण संबंध। तो देखिए हमारी आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जब H.G. मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में जब अपनी सारणी प्रस्तुत की थी, मंडलीय की मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया था, तो उन्हें विकर्ण संबंध बताया था कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने से निचले वाले आवर्त के साथ में क्या होते हैं, तिरछा टेढ़ा ऐसे ऐसे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध या विकर्ण तत्व कह देते हैं। तो उसमें लिथियम के जो गुण होते हैं वो मैग्नीशियम के गुण के समान होते हैं, इसलिए लिथियम तथा मैग्नीशियम आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। अगले में नियान क्या है, नियान क्या है, एक अक्रिय गैस, ये सब लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले में कहा गया चर्मदाह या पिलाग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो चर्मदाह या पिलाग्रा रोग होता है, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इसकी वजह से जो आपकी चमड़ी में बहुत सारे दाद और खुजली इस तरह की चीजें पड़ने लगती हैं। तो विटामिन B5 इनकी कमी से जो है होता है। अब इसका जो रासायनिक नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विटामिन B5 का रासायनिक नेम क्या होता है, कमेंट करिएगा। विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, विटामिन B5 और विटामिन B12 का जो नाम है रासायनिक, उसको आप कमेंट में लिखिएगा, और लिखना जरूर है, सभी को कंपलसरी है। अगले में कहा गया सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सपोषी पोषण तो जो पौधे बनाते हैं अपना भोजन, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कंपलसरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, और सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है हरे पौधों के लिए। और इसका मतलब ये चारों चीजें जरूरी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए भोजन, जो पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से बनाते हैं। तो ये 4 रिएक्शन दी गई, इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है, इसको हमें इसमें जानना है। तो देखिए पहली रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 हो रहा है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी मुझे चाहिए और क्लोरोफिल या पर्णहरिम भी चाहिए, तो ये रिएक्शन हो नहीं सकती है। अगले में देखिए देखिए इसमें सूर्य का प्रकाश तो है, देखो मोटा मोटा समझो, सूर्य का प्रकाश लेकिन पर्णहरिम नहीं, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो चाहिए। आगे चाहे सही हो गलत लिखा हो कोई मतलब नहीं, सूर्य का प्रकाश पर्णहरित होगा तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पर्णहरित मतलब या क्लोरोफिल। अब चाहे देखिए इसमें देखो सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम दोनों दिया गया है, तो अब इस रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। देखो 6CO2 कार्बन ले रहे हैं, 12H2 सब जल मिलाते हैं, तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन ग्लूकोज शर्करा मंड के रूप में बनाते हैं, तो ये प्राप्त हो गया, और जल भी निकल रहा है, O2 भी निकल रहा है। बैलेंस कर लेंगे तो देखो हमारी रिएक्शन भी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। क्या हो रही है भाई, 6 ही कार्बन इधर थे तो 6 कार्बन इधर है, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 ऑक्सीजन इधर है, तो 6 ऑक्सीजन, 6 12 और 12 दूनी 24, 24 ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और 12 दूनी 24, 24 इधर है, देखो 12 और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन बैलेंस। मतलब कि सी वाली रिएक्शन क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की सही रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। अगले में कहा गया द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं मतलब जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये कार्य हमारे रंध्र करते हैं, जो हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्लोरोफिल अवशोषित करता, मैंने बताया था, कई बार बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। क्लोरोफिल क्या करता, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता। अगर वो अवशोषित ना करे तो भोजन ही नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है क्लोरोफिल, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी पत्तियों का रंग हरा होता है। अगले में कौन विषम पोषी है। विषम पोषी का मतलब होता है, विषम पोषी नहीं है, विषम पोषी मतलब विषम पोषी है तो स्वपोषी होगा। विषम पोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो वो मनी प्लांट,
वो क्या है, मनी प्लांट जो होता है ये विषमपोषी नहीं, ये समपोषी होता है। जबकि फफूंदी, कवक जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। फीताक्रम ये भी दूसरे प्राप्त, और यीस्ट भी क्या होते हैं, दूसरे तत्व जो सड़ी गली पदार्थ होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि मनी प्लांट जो है अपना खुद का भोजन प्राप्त करता है, इसलिए मनी प्लांट क्या है, समपोषी है। जबकि ये क्या है, ये तीनों क्या है, विषमपोषी। तो ऑप्शन में कहा गया कौन सा विषमपोषी नहीं, तो मनी प्लांट जो विषमपोषी नहीं है। अगले में का मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, दोनों ए व बी। तो मनुष्य की लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। मतलब ए व बी दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। एक टाइलिन भी पाया जाता है, टाइलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम जो है हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है ना, तो दो, इसका सही ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब हम 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आइए थोड़ा तेजी के साथ में क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। देखिए, पित्तरस का स्राव होता है, तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत में होता है, ये आप सभी जानते हैं। पित्ताशय में पाया था, पित्ताशय यकृत के अंदर क्या होता है, एक काले रंग की ग्रंथि होती है, इसे पित्ताशय कहते हैं, और वहीं से जो है पित्तरस का स्राव होता है। वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम अपचयी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जो उन छोटे छोटे उनको सरल कार्बनिक जैसे ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। भाई भोजन तो बड़ा जटिल होता है भाई, उसको हम उसको खाते हैं, तो खाने के बाद में हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, डाइजेशन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अम्ल पाए जाते हैं, क्षार, भोजन क्षारीय माध्यम होता है, और हमारे अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, जो इनके साथ क्रिया करके जो जटिल कार्बनिक और जो पदार्थ होते बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं उनको छोटे छोटे अणु में तोड़ देते हैं सरल में, और जिनको हम तो ऐसी क्रिया जो प्राप्त उसे अपचयी क्रिया कह देते। हमने स्कूल में समझाया आपको। अगले में कहा गया, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, एटीपी ऊर्जा का स्रोत, इसी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक अणु अगर ग्लूकोज का अगर पूर्ण आप ऑक्सीकरण कराते हो तो 38 जो है एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ये आपको मैंने आक्सीय श्वसन और जब अनाक्सीय श्वसन बताया था उसमें बताया भी था। अगले में कहा गया है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब ऊर्जा, अभी देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया। तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका एएमपी का एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जो है ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा कहते हैं। ये माइटोकांड्रिया और डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। समझ में आई बात कि नहीं आ गई। हीमोग्लोबिन की वजह से उसमें एक हीम नाम का रंजक पदार्थ पाया जाता है, इसी वजह से हमारे खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगर ये हीमोग्लोबिन ना होता तो हमारे ब्लड में जो श्वसन की क्रिया होती वो सही से नहीं हो पाती, इसलिए हीमोग्लोबिन का श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो कूपिकाओं के द्वारा, छोटी छोटी क्या होती कूपिकाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में होता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठ, वेश्म, जिनको चैम्बर कहते हैं, वो इनकी संख्या कितनी होती है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 पाई जाती है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, आपने पढ़ा था और बनाया भी होगा। ठीक, फिगर भी बना दिया गया, चार्ट भी आप कंप्लीट कर रहे हो, तो इसलिए ज्यादा समझाई जरूरत नहीं। पाथवे में जाइलम, जाइलम मतलब जल। अब देखो जा से इसको ऐसे याद करो, जाइलम मतलब जा मतलब जल, जल को ले जाने वाला क्या कहलाएगा, जाइलम। तो जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है, जल का आदान प्रदान करना होता। ये क्या होता है, पौधों से जो हम जल डालते हैं पौधों में, तो जड़ें क्या होती हैं, जल एक जाइलम ऊतक पाया जाता है, वो जड़ों से क्या करता है, जल को पौधे के अंदर लेकर के जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, पौधों के अंदर जो भोजन बनता है उसको वो क्या करता है, शरीर तने से पत्तियों और विभिन्न भागों में पौधों के पहुंचाता है। और किस रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में, शर्करा के रूप में जो है वो भोजन का जो है स्थानांतरण पौधों के विभिन्न भागों में करता है। तो देखिए, पौधों का भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है, जबकि जल का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हर बार एग्जाम में आते हैं। मनुष्य मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होते हैं, तो मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। देखिए है तो सभी मुख्य है, सभी जो है उत्सर्जी अंग, भाई फेफड़े भी करते हैं, त्वचा भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्सर्जी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से निकालते हैं, तो उनको ही हमारे निकालने का कार्य कौन करता है, वृक्क होता है। और जिनके वृक्क खराब हो जाते हैं तो आप देखते हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, खून। तो ये वृक्क क्या होते हैं, पूरे हमारे शरीर का सारा जितना भी ब्लड है उसको हमेशा छानने का कार्य, जितने भी विषैले पदार्थ हैं सबको छान करके मूत्र के रूप में बाहर या मलाशय के रूप में जो है
बाहर निकाल देते हैं शौचात के रूप में। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्य उत्सर्जन वृक्क होते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तभी बताए थे उत्सर्जन से संबंधित। ये उत्सर्जन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण हमने कहाँ बताया था? वृक्क में होता है। भाई छानेगा तो जो भी पदार्थ बच जाते हैं वो वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र में क्या कितना संगठन होता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अलैंगिक जनन मुकुलन। अब तो अलैंगिक, देखो अलैंगिक जनन में कई प्रकार बताए थे। दूसरे हमने बताया था मुकुलन भी बताए थे, और भी क्या कहते हैं विखंडन, द्वि विखंडन, और कायिक जनन सब बताए थे। तो उसी में अलैंगिक जनन के प्रकार मुकुलन होता है। तो मुकुलन किस में पाया जाता है? तो यीस्ट में। यीस्ट में और हाइड्रा दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुकुलन पाया जाता है। मतलब छोटे छोटे उभार आ जाते हैं और उन उभारों से क्या होता है, वो फिर से नए पौधों का जन्म कर लेते हैं। और इसी मुकुलन की वजह से आप देखते हैं जो केक होता है या ब्रेड होता है वो फूल जाते हैं। ठीक है ना? तो ये नहीं यीस्ट का कार्य होता है। यीस्ट में कौन सा अलैंगिक जनन पाया था? मुकुलन जो है अलैंगिक जनन पाया जाता। पराग कोश में क्या होते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, क्योंकि बीजांड, अंडाशय ये सब तो जो है अंदर पाए जाते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? जो भ्रूण होता है उसको पोषण जो है प्लेसेंटा से मिलता है। जो औरतों में जो भ्रूण होता है, जहाँ पे बेबी का निर्माण होता है, वहाँ उसका जो पोषण मिलता है बच्चे को, जो बच्चे की सबसे स्टार्टिंग अवस्था वो भ्रूण होती है, उसको जो पोषण मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है। एक नली होती है, वहीं से उसको मिलता है। ठीक है। अगले निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? तो अंडाशय ये भी पाया जाता है, गर्भाशय ये भी होता है, डिम्ब वाहिनी ये भी पाया जाता है। लेकिन शुक्रवाहिका ये जो है पुरुषों में पाई जाती है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो हम 27 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। अगले में कहा गया मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो ये हम सभी, आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो है मटर पर किया था। अगर अच्छा लग रहा तो आप इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर पर किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है? देखिए अब उन्होंने कई प्रकार के मटर लिए थे। मेंडल बहुत तगड़े वैज्ञानिक थे, आप जानते भी हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा शुद्ध गोल बीज, तो शुद्ध गोल बीज वही होंगे जिनमें आर आर पाया जाएगा। आर आर मतलब रेड रेड, शुद्ध गोल बीज। तो ये जो आर आर वाला समूह है ये क्या है? ये उनके शुद्ध गोल बीजों को उन्होंने प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह लिया था। और कौन शुद्ध लंबे पौधे? तो जिनमें टी टी मतलब टाल, और दोनों में देखो जहां पे कैपिटल टी टी मिल जाएगा वो क्या हो जाएंगे? शुद्ध लंबे पौधे का जीन हो जाएगा। अब ये जीन नहीं शुद्ध पौधा, किसी में देखो स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी मतलब ये संकर है। एक लंबा एक बहुत छोटा पौधा प्राप्त होगा, मिश्रित प्रजाति है। ये एकदम छोटी मतलब बौने हो गए, क्योंकि उन्होंने करवाया था, एक में करवाया था उन्होंने, क्या कहते हैं, 9:3:3:1, इस तरह से। मतलब उन्होंने जब अपने नियम दिए थे, नियम में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, 3 नियम उन्होंने दिए थे। तो उसमें उन्होंने अच्छी तरह से इसको समझाया हुआ, पढ़ लेना। तीनों नियमों में से एक नियम हर बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो हमारे 50 क्वेश्चन जो है आज पूरे हो गए हैं। और 51 क्वेश्चन देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, आप सब लोग जानते हैं। 23, जिसमें 22 जोड़ी क्या होते हैं? समझात होते हैं। और जो 23वां होता है वही क्या होता है? पुरुष और स्त्री के लिए जो है विभेद का कारण होता है। एक्स वाई अगर है तो वो पुरुष बनेगा, मतलब लड़के की पहचान होती है। अगर एक्स एक्स बनता है तो लड़की होती है। हमने इसका जो है एक क्रॉस करके बनाया जाता है उस गुणसूत्र का निर्धारण, वो भी आपको बताया गया। तो आज जो है इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब इसका जो पार्ट 2 है बहुत जल्द हम जो है आप सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और जितनी जल्दी उसके सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ सकें। और एकदम यकीन मानिए बेटा, इन आप 100 अगर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 20 नंबर एकदम फिक्स हैं कि वो आने ही आने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर, इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।